friends, welcome to Ria's classes. In today's session, we will be starting off with the first unit of the subject Marketing Management. This is a subject of MCOM final year of IGNOU, that is Indira Gandhi National Open University. This video covers the full first unit, which is Introduction to Marketing. I hope this video will be useful for all the students who are preparing for their exams of IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव, देन वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन वी विल स्टडी अबाउट फिलोसफीज, देन द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, and then marketing management in Indian context, and finally the importance of marketing as a subject of study. तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करना है. काफ़ी इजी टॉपिक्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं. आप एक बार उसको समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की ऑब्जेक्टिव से. तो जो आपके बुक्स में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडीइंग दिस यूनिटी, इस चैप्टर को पढ़ के आपको क्या क्या समझ आएगा. इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. तो ऑब्वियसली हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे. मार्केटिंग क्या होता है ये देखेंगे. मार्केटिंग और सेलिंग ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, और वो क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस और इंडियन कंटेक्स्ट में मार्केटिंग किस तरीके से है. एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. तो ये पूरा यूनिट जब आप पढ़ लोगे ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे. यही है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडीइंग दिस यूनिट. मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट का जो सक्सेस होता है वो इसी मार्केटिंग, उसका डिपार्टमेंट कितना स्ट्रांग है वो उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल वगैरह बना के रखा होता है, पर वो गोल सक्सेस तभी होता है जब उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग होता है. और जो मार्केटिंग होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो करता क्या है, उसके मेनली दो की फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मेकिंग देम अवेलेबल फॉर यूज. यानी कि सबसे पहले क्या करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज. और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो कस्टमर्स के लिए, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हम बनाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका नीड देखेंगे कि उनको किस तरीके के प्रोडक्ट की ज़रूरत है. उस हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी मेक इट अवेलेबल फॉर देम सो दैट दे कैन यूज़ देम, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट्स हमसे खरीदें और हमारा क्या हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेल ज़्यादा हो और हमें प्रॉफिट मिले. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल अचीवमेंट है उसको अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ये डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आप की सक्सेस फैक्टर्स की बात करें, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे सक्सेसफुल होगा, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग रहना है तो आपका जो प्रोडक्शन है, जो आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो की सक्सेस फैक्टर में सबसे पहला ये आता है कि जो क्वालिटी होता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. एंड सेकेंड इज effective marketing is the key success factor in building sustainable competitive advantage. सेकेंड है effective marketing. अब आपने क्वालिटी गुड्स तो बना लिया, बट आप उसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हो. आप बोर्ड्स, आप बैनर्स लगा रहे हो या ऐड दे रहे हो टीवी पे या मैगजीन्स पे छाप रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में. आप किस तरीके का मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो और उसे कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो. तो वही क्या डिटरमाइन करेगा, वही आपका सक्सेस को डिटरमाइन करेगा. नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब मीनिंग को समझने के लिए आपको एक डेफिनेशन देखना पड़ेगा.
जो हम अभी डेफिनेशन देख रहे हैं इट इज़ गिवन टू अस बाय द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने मार्केटिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। They have said that it is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or the user। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हो क्या रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग है क्या, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स, और फ्लो ऑफ गुड्स कहाँ से कहाँ को जाएगा, इट विल गो फ्रॉम द प्रोडक्ट विल मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो ऐसे सारे एक्टिविटीज़ जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगे फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर और द एंड यूज़र, ये सारा चीज़ मार्केटिंग के अंदर आएगा। तो मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। अब हम मार्केटिंग को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए दो डेफिनेशन और देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन हमें दिया है फिलिप कॉटलर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनके हिसाब से मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिलिप कॉटलर के हिसाब से मार्केटिंग जो है वो एक सोसाइटल प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो क्रिएट कर रहे हैं और दूसरे को जिस बंदे को नीड है उसकी, वो उसको दे रहे हैं और बदले में वो कुछ और प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक सोसाइटल प्रोसेस यहाँ पे माना गया है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड डिजायर्स into products and services, creating demand for these products and services, then serving the consumer and his demand through a network of marketing channels and expanding the marketing base in the face of competition। तो मार्केटिंग जो है वो एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे हम कंज्यूमर के नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसको अपने कंज्यूमर के नीड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने कंज्यूमर के नीड के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर नीड के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट और सर्विस बनाओगे और वो कंज्यूमर तक पहुंचाओगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन से कंज्यूमर के घर तक किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसके लिए वी हैव वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। तो हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स होंगे जो कि which will help in flow of goods and services from the producer to the consumer and finally expanding the market base in the face of competition। तो जब competition जिस तरीके से बढ़ता चला जाएगा हम अपना मार्केट का बेस भी बढ़ाते चलाए जाएंगे। हम जो अपना रिसर्च है, जो हम कंज्यूमर नीड्स के बारे में कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट रिसर्च है, उन सब को हम और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये डेफिनेशन हमें दिया है फिलिप कॉटलर ने। एक छोटा सा डेफिनेशन और है जो कि पॉल मजूर ने दिया है। इनके हिसाब से क्या है, मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। तो यहाँ पे भी डिलीवरी पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना और ऐसे प्रोडक्ट पहुंचाना जो कि उसके नीड को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो अगर हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डिलीवरी करेंगे प्रोडक्ट्स का प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स के ज़रिए, तो क्या होगा, कंज्यूमर तो खुश रहेगा ही, साथ में हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी इंक्रीज होगा। तो मार्केटिंग में जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं और मार्केटिंग जो है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। तो हमने एक प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन भी दिया है यहाँ पे मार्केटिंग का। प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन के हिसाब से मार्केटिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कंज्यूमर नीड। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर के नीड को जानेंगे कि कंज्यूमर चाहता क्या है, उसका क्या नीड है,
को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसको जान के हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस को बनाएंगे एंड देन वी विल मूव द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। काफ़ी डिलीवरी चैनल्स के थ्रू हम उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर तक हम पहुंचाएंगे टू satisfy their need and wants of specific customer segment with the emphasis on profitability। तो हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, हमारा सारा काम है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए और हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑप्टिमम तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सारे और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। सो देयर आर 5 डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अंडर विच द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंडक्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटी। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट को चूज़ कर सकता है, कि वर्किंग स्टाइल को चूज़ कर सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड वी विल स्टडी अबाउट सेलिंग कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट वन इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये 5 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट को हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो मार्केटिंग एक्टिविटी करने में यूज़ कर सकता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर मैनेजर ये मान के चलता है कि कस्टमर ऐसा ही प्रोडक्ट लेगा जो कि वाइडली अवेलेबल है और जिसका कॉस्ट लो है, ठीक है। तो एक कस्टमर ऐसा ही प्रोडक्ट चूज़ करेगा जो कि सस्ते में मिलता हो और हर जगह उसको अवेलेबल हो वो प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस रहेगा, हम बस एक ऑर्गेनाइजेशन बस माल को क्रिएट करता चला जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन धड़ाधड़ चलता चला जाएगा, बट इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है, यहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ये माना जाता है कि हमारा जो कस्टमर है वो कुछ भी खरीद लेगा, अगर सस्ता हो और अगर वो हर जगह मिल रहा हो तो वो उसको खरीद लेगा। और इसी मेंटालिटी के कारण यहाँ पे इम्पर्सनल बिहेवियर टुवर्ड्स कस्टमर आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे कस्टमर नीड को देख ही नहीं रहे हैं, हम एकदम बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है। हम बस सीधा ये मान के चल रहे हैं कि वो एक ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा और अगर हमारा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होगा तो वो उसको, उस कस्टमर वो प्रोडक्ट को हमारे ले लेगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर यही आता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि हमारा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं उसको देख के प्रोडक्ट को खरीदेगा। फीचर्स यानी कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, अगर अच्छे क्वालिटी का होगा तो वो कंज्यूमर ज़रूर लेगा। उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है और उसमें कुछ इनोवेटिव फीचर है या नहीं। तो अगर उनमें ये चीज़ें होंगी, अगर वो कॉम्पिटिटर से हट के प्रोडक्ट होगा, अगर वो क्वालिटी में सुपीरियर होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कुछ नया फीचर होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को कस्टमर लेना प्रेफर करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगेन कुछ नेगेटिव बातें ये आती हैं कि यहाँ पे कस्टमर के नीड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, कस्टमर पे रिसर्च बिल्कुल नहीं किया जाता, कस्टमर की नीड क्या है, उसको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उस पर रिसर्च वगैरह नहीं किया जाता। सेकंड, जब भी इनोवेटिव फीचर वाले प्रोडक्ट आते हैं यानी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वाले प्रोडक्ट्स आते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हम इतने खो जाते हैं प्रोडक्ट बनाने में कि हम टाइम नहीं दे पाते कस्टमर को एजुकेशन देने का, यानी कि कस्टमर को इन फीचर्स के बारे में पता ही नहीं होता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया टेक्नोलॉजी भी लेके आए, अगर कस्टमर को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई आप एजुकेट नहीं करोगे कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ये फ़ायदा है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अगेन फेल हो जाएगा क्योंकि कस्टमर को उसकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि एग्रेसिव सेलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके नाम में ये सेलिंग यानी कि आपको परसुएड करना पड़ेगा आपके कस्टमर को। जब तक आप परसुएड नहीं करोगे कस्टमर को एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तब तक वो कस्टमर वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा।
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पे फोकस करती है और प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती बेचने के लिए परसुएड करना पड़ता है और उसके लिए वो प्रमोशन ऑफर्स निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस आपका खाली सेलिंग पे ही होता है। ये ऐसे फर्म्स के लिए अच्छा है जहाँ पे गुड्स जो है बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी में बने हुए हैं। ठीक है, अगर किसी फर्म ने ओवर कैपेसिटी में यानी कि कस्टमर को इतनी ज़रूरत भी नहीं है माल की, पर उससे ज़्यादा कैपेसिटी में अब फर्म ने प्रोड्यूस कर रखा है और ज़बरदस्ती अगर बेचना हो तो ये वाला सेलिंग कॉन्सेप्ट वो यूज़ करेगा। इसके अलावा जो अनसॉर्ट गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो जनरली लोग नहीं लेते। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की बात करो या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है। अब ये सब चीज़ें जो है वो लोग नॉर्मली आप जाके फायर एक्सटिंग्विशर लेते नहीं हो, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए सेलिंग कॉन्सेप्ट काम आता है। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आपको परसुएड करना पड़ता है कस्टमर को एक फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए। तो ऐसे चीज़ें जो अनसॉर्ट गुड्स होते हैं या फिर अगर फर्म ने अगर ओवर कैपेसिटी में प्रोड्यूस कर रखा है कुछ गुड्स को, तो ऐसे फर्म से सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चौथा कॉन्सेप्ट है जो कि है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कॉम्पिटिटर से, वैल्यू में कॉम्पिटिटर से बेटर होना चाहिए। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट हमेशा कॉम्पिटिटर से बेटर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टारगेट मार्केट पे फोकस करेंगे। एक ऐसे मार्केट पे फोकस करेंगे जिसको हमने पहले से ही टारगेट किया हुआ है और वहाँ के जो उस टारगेट एरिया के जो कस्टमर्स होंगे उनका नीड हम क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि वहाँ के उस एरिया के कस्टमर का नीड कैसा है, उनको किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए। उस हिसाब से हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू हम इस तरीके से उनका नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाएंगे और इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चलता है, पूरा का पूरा मार्केटिंग प्रॉपर चलता है। यहाँ पे हम कस्टमर के नीड को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम टारगेट खाली उन्हीं कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हैं। टारगेट एरिया होता है, टारगेट मार्केटिंग करते हैं और हम अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कमाता है थ्रू सोल गोल ऑफ एफिशिएंट मार्केटिंग, जो कि यहाँ पे की सक्सेस क्राइटेरिया है। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा, इट विल बी नाउ ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड। फाइनल हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट यानी कि यहाँ पे हम कस्टमर्स जो है, हमारा जो अल्टीमेट कस्टमर है उसका नीड तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, साथ में सोसाइटी के जो नीड्स हुए, सोशल नीड्स जो है हम उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक एक्सटेंशन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का विच कवर्स द सोसाइटी इन एडिशन टू अवर कस्टमर। यहाँ पे सोसाइटी का वेलबींग होना चाहिए और हम अपने जो मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमारा जो कस्टमर है उसके नीड को भी सेटिस्फाई करे और हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट द सोशल नीड्स एज वेल। नेक्स्ट हमने इतनी देर से मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि मार्केटिंग जो है वो बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं। ठीक है, मार्केटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है और वो इंटीग्रेटेड एफर्ट है वेरियस फंक्शंस का। उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो। नहीं, सबसे पहले तो आप कस्टमर के नीड को जानोगे, है ना, उस हिसाब से आप कैसे प्रोड्यूस करते हो और किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड फंक्शन है, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक फंक्शन है। बट अगर कॉन्ट्रास्ट में हम सेलिंग की बात करें, सेलिंग खाली सेल्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ नाम में ही है सेल, यहाँ पे फोकस रहता है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट को खाली बेचो, ठीक है, सेल्स को मैक्सिमाइज करो और ये प्रोड्यूसर ड्रिवन होता है। हमारा जो मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर ड्रिवन होता है क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर के नीड पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर ड्रिवन होता है और सेल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट माना जाएगा। मतलब सेल्स एक्टिविटी इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे एग्रेसिव सेल्स मेथड यूज़ करते हैं। सेलिंग कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश फॉर द कंपनी इन द शॉर्ट रन। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केटिंग सेलिंग में यही मेन डिफरेंस है कि सेलिंग जो है थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे खाली प्रोडक्ट को
बनाने और बेचने में फोकस होता है, जबकि मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक प्रोडक्ट होता है जिसमें कि कस्टमर के नीड को ध्यान रख के पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड एफर्ट होता है वेरियस फंक्शंस का कि किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट हम मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग में एम्फेसिस प्रोडक्ट पे दिया जाता है, मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को मैक्सिमम बेचने की कोशिश करते हैं। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में हम रिसर्च वगैरह से कंज्यूमर के नीड का पता लगाते हैं। पहले यहाँ पे फोकस रहता है पूरे के पूरे कस्टमर पे, ठीक है। हम यहाँ पे कस्टमर पे फोकस करते हैं, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसको क्या नीड है, हम उसके नीड को देखकर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेलिंग में फोकस रहता है प्रोडक्ट पे और मार्केटिंग में जो फोकस रहता है वो रहता है कंज्यूमर पे। नेक्स्ट है कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड्स टू सेल इट। यहाँ पे यानी कि सेलिंग में क्या होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट और फिर उसको सेल करते हैं। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है? सबसे पहले हम कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग में सीधा का सीधा हमें माल बेचने से मतलब है, तो यहाँ पे हम सीधा सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर पहले करते हैं फिर उसको सेल कर रहे हैं। जबकि मार्केटिंग में एक स्टेप और है। मार्केटिंग में हम पहले नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उस नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बना के फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेलिंग जो होता है वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है, जबकि मार्केटिंग जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। सेलिंग जो होता है शॉर्ट रन ओरिएंटेड है, जबकि मार्केटिंग जो है इट इज़ लॉन्ग रन ओरिएंटेड। लॉन्ग रन ओरिएंटेड यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसमें प्लानिंग करते हैं, हम जो कस्टमर्स हैं उनको रिसर्च करते हैं कि उनके नीड्स वगैरह क्या है और उस हिसाब से हम नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये जो है मार्केटिंग का जो स्टेप है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये लॉन्ग रन ओरिएंटेड प्रोसेस है। जबकि जो सेलिंग है ये एक शॉर्ट रन ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेलिंग में फोकस हम सेलर पे करते हैं, जबकि मार्केटिंग में हम बायर पे फोकस करते हैं। जो हमारा कस्टमर है हम उसके पहले नीड को पहचानते हैं फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोकस बायर पे रहता है, जबकि सेलिंग में क्या रहता है? सेलर पे फोकस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है सेलिंग में गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारा फोकस सारा रहता है, जबकि मार्केटिंग में क्या रहता है? मार्केटिंग में ये रहता है कि हम कस्टमर के जो नीड है, हमने नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए तो उसका नीड सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड रिजल्ट हमें यहाँ पे नीड सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो यही रहता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ करो, क्योंकि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आपका खर्चा भी कम रहेगा। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में आप लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इनोवेशन चाहते हो, कुछ ऐसा नया कस्टमर्स को दे कि कस्टमर्स को पसंद आए। तो यहाँ पे इनोवेशंस पे ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि सेलिंग में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस रहता है। सेलिंग में ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं होता, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच इंटीग्रेशन कम रहता है, जबकि मार्केटिंग में डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन ज़्यादा रहता है। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटीग्रेटेड मैनर में मिलजुल के काम करते हैं और इनका सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस यही होता है कि हमारा कस्टमर का नीड जो है, नीड और वांट पूरा हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नाइन्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कॉस्ट डिटरमाइंस प्राइस। सेलिंग में क्या होता है? कॉस्ट डिटरमाइन करता है प्राइस को, जबकि मार्केटिंग में कंज्यूमर डिटरमाइन करता है प्राइस को। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट सेलिंग में कस्टमर इंपॉर्टेंस इज लेस, यानी कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है, हमें बस प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, बनाना है, बेचना है। यहाँ पे हम कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि मार्केटिंग में कस्टमर ही किंग है। कस्टमर को हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमारा सारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से ही बना हुआ है। और फाइनली हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, यानी कि हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग तब हुआ जब लोगों ने आपस में
प्रोडक्ट एक्सचेंज किया, यानी कि बार्टर सिस्टम से सबकी शुरुआत हुई। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक प्रोडक्ट को फिजिकली ट्रांसफ़र किया जाता था फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था, और प्रोडक्ट इस तरीके से एक्सचेंज होता था कि हमारे दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट था, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होता था दोनों पार्टीज़ का, और दोनों पार्टीज़ वॉलंटरली अग्री करते थे फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट का ओनरशिप होता है। प्रोडक्ट का ओनरशिप यहाँ पे तभी ट्रांसफ़र माना जाएगा जब प्रोडक्ट एक बंदे से दूसरे बंदे को एक्सचेंज हो जाए, यानी कि जब ये एक्सचेंज का प्रोसेस ख़त्म होता था तब ये ओनरशिप ट्रांसफ़र माना जाता था। तो बार्टर सिस्टम में यही होता था, सिंपल एक्सचेंज होता था प्रोडक्ट का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इन रिटर्न उसको एक प्रोडक्ट मिलता था जो कि म्यूचुअली बेनिफिट होता था दोनों लोगों के लिए। नेक्स्ट, जब ये बार्टर सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब हमारे बीच में इंटरमीडियरीज आए। इंटरमीडियरीज यानी ये बीच के लोग होते थे, हमारे जो दो कस्टमर्स हैं इनके बीच के लोग होते थे। ये फैसिलिटेट करते थे एक्सचेंज को, एक प्रोडक्ट के एक्सचेंज को फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर। अब यहाँ पे अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप जो था वो इस इंटरमीडियरी के पास ही रहता था, ठीक है। जो प्रोडक्ट का ओनरशिप है वो इस इंटरमीडियरी के पास रहता था, क्योंकि ये इंटरमीडियरी ही उस प्रोडक्ट को स्टोर करता था और उस प्रोडक्ट को फर्दर डिमांड आने पर सप्लाई करता था। इसलिए ये ओनरशिप जो है प्रोडक्ट का वो इस इंटरमीडियरी के पास ही रहता था। फिर धीरे धीरे हमारा बिजनेस मार्केटिंग सब बढ़ता चला गया, और क्या आया, हमारा कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे वो कुछ भी बेच रहे थे, मतलब प्रोड्यूस किए जा रहे थे। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते ही प्रोडक्शन होता चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो बनता चला गया। अब सामान बनता चला गया, अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी आया, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन भी आया, चौथा ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोड्यूस करने लग गया। अब इनसे क्या हुआ कि हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ता चला गया। कंपटीशन जब बढ़ता चला गया तो तब इन लोगों को, जब ये ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों ने लगाया है, वो ऑर्गेनाइजेशन वालों को ये पता लगा कि भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें जो है अब सेलिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और सेल भी इस तरीके के प्रोडक्ट करना पड़ेगा जो हमारा कस्टमर चाहता है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि कस्टमर का जो नीड है उसको जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So with the increase in competition, producers realized that the advantage of producing what customers need instead of selling whatever is produced। तो यहाँ से हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इन सब के बाद हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी आया। सोशल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो सोशल मार्केटिंग भी एक नया कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, प्रॉफिट बनाता था। वो एक प्रोडक्ट को सेल करके दे यूज टू मेक प्रॉफिट बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, ठीक है। एंड दिस गेव राइज टू द मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसके साथ ही ये एज अ बर्ड एक सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हुआ, एंड फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। यानी कि हमारा जो कस्टमर का नीड है, पहले नीड को देखेंगे कि कस्टमर का एक्चुअल नीड क्या है, उसको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। फर्दर एक और अनदर फीचर इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज द ग्रोइंग रोल ऑफ सर्विस मार्केटिंग। उसके बाद हमारे पास सर्विस मार्केटिंग भी आया, वेयर द डिमांड फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन द गैजेट्स इन द यूज have to become more easily marketable, and a reliable service commands a premium in the market। यानी कि सर्विस ओरिएंटेड मार्केट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को देखोगे तो वो जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा कमाते हैं रादर दैन मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो सर्विसिंग से ज़्यादा कमाते हैं रादर दैन खुद कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। तो अब क्या हो गया, हमारा सब कुछ ग्लोबलाइजेशन वगैरह आके पूरे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे पूरे मार्केट को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो कि ग्लोबल स्केल पे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आजकल क्या हो गया, ग्लोबल लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड प्रोडक्ट्स हैव इमर्ज्ड ड्यू टू रैपिड एडवेंट ऑफ टेलीविजन एंड अदर ग्लोबल मीडिया। तो यही सब है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। यानी कि आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम से
किस तरीके से हम अभी सर्विसिंग मार्केटिंग तक पहुँचे हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, फिर इंटरमीडियरीज आए, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जहाँ पे बस प्रोडक्शन होता रहता था, मैक्सिमम प्रोड्यूस करते रहते थे हम। फिर हमें लगा कि भाई कंपटीशन बढ़ गया है, तो खाली प्रोड्यूस करते रहोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको कस्टमर के नीड को जानना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुआ और साथ में लगा कि हमारे प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपने सोसाइटी को भी कुछ देना है, और इस तरीके से सोशल मार्केटिंग भी आया। तो ये सारा आपका चार्ट है किस तरीके से हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलॉसफी है वो कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट आप करते कैसे हो, मार्केटिंग को करते कैसे हो, तो उसके 4 स्टेप, इट इज़ अ 4 स्टेप प्रोसेस। और पहला उसमें स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करता है उस एनवायरनमेंट को पहले हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, हम एक टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप है डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स एंड द फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 4 स्टेप आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में। इन चारों स्टेप्स को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का है एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कस्टमर को, हमारे कस्टमर का हम नीड देखेंगे कि उसको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो करंटली किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और क्या ये प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कस्टमर का नीड किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से एक इनोवेटिव नया प्रोडक्ट लाया जा सकता है जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करे और कस्टमर हमारा उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम खरीदे। तो यहाँ पे हम कस्टमर की एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हम खुद का भी एनालिसिस करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस यानी कि सबसे पहले वो अपने स्ट्रेंथ्स की एनालिसिस करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो प्रोडक्शन में अच्छा है या क्या वो रिसर्च करने में अच्छा है, क्या क्या उसका स्ट्रेंथ है, ये सब हम एनालाइज करते हैं। इसके बाद हम W यानी कि वीकनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वीकनेस क्या क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, हम अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करके कैसे हम प्रोडक्ट को ऐसे बनाएं जो कि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई करें। तो ये सब हमारा अपॉर्चुनिटी में आता है। तो हम वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। एंड फाइनली T यानी कि थ्रेट्स हमारा यहाँ पे मेनली होते हैं कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे हम स्कैनिंग करेंगे, यानी पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे हमारे कॉम्पिटिटर का। हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो किस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है, उसके अलावा वो कैसे कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा है, कैसे मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहा है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट, जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या हम अपना जब प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, हमारे वॉल्यूम को, हमारे सेल्स वॉल्यूम को और हमारे प्रॉफिट को ये कॉम्पिटिटर का थ्रेट जो है ये अफेक्ट करेगा। इसलिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में, सबसे पहले स्टेप में हम एनालिसिस करते हैं हमारे कस्टमर का, अपने खुद का और हमारे कॉम्पिटिटर का। सेकेंड हमारा स्टेप आता है सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही होता है कि एक टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करो। टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद उसका स्ट्रैटेजीज यूज़ करो, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज यूज़ करो ताकि हम टारगेट मार्केट को मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लॉइट कर सके और प्रॉफिट कमा सके। एंड फाइनली हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लो, उसको प्रॉफिट कमाना उसका मेन एम होता है। तो हम मेन एम को किस तरीके के स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हम उसको अचीव करेंगे, ये सब मेन एक बेसलाइन है, ये सब मेन काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में वो किस तरीके से इसको करेगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले हमारा जो मार्केट है उस मार्केट को वो क्या करेगा, वो उसको सेगमेंट करेगा।
जो हमारा मार्केट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा हेट्रोजीनियस होता है, तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू अ होमोजीनियस सेट, यानी कि हम अपने मार्केट को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे वेरियस सेगमेंट्स में, और इसी को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू वेरियस सेगमेंट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। और हर सेगमेंट में एक कुछ ना कुछ कस्टमर्स होंगे जिनमें काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ होंगे, ठीक है। तो एक सेगमेंट में ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में भी कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगे। तो ईच सेगमेंट विल कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट। तो इसी तरीके से सेगमेंट करके हम मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा प्लान बना के हम वो स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और उन स्पेसिफिक मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट वी कैन डिसाइड द marketing position, which is the place product occupies relative to the competitor's product in the consumer mind। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट मार्केट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट की सेगमेंटेशन करेंगे, मतलब हम यहाँ फिल्टर करते चले जा रहे हैं, ठीक है, नैरो करते चले जा रहे हैं। जब हमने मार्केट सेगमेंटेशन किया और हमने ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करे जो कि एक सिमिलर वे में रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे मार्केटिंग एफर्ट की तरफ, और हम इसी प्रकार मार्केट को टारगेट करते हैं और मार्केट को पोजीशन, हमारे प्रोडक्ट को की पोजीशनिंग जो है हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के माइंड में रहे कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप हमारा आता है मार्केटिंग मिक्स आइडेंटिफाई करना, यानी कि हम किस तरीके का मार्केटिंग मिक्स यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। यहाँ पे 4 P's की बात आती है, 4 P's, यानी कि 4 P's कौन कौन से हैं? द फर्स्ट P इज प्रोडक्ट, सेकेंड इज प्राइस, थर्ड इज प्रमोशन एंड द फोर्थ वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्केटिंग मिक्स में हमारा प्रोडक्ट, यानी कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए जो कि हमारे कस्टमर के नीड को अच्छे से सेटिस्फाई करे। सेकेंड है उसका प्राइस, सेकेंड P है हमारा प्राइस, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, एकदम वैल्यू फॉर, जब हमारा कस्टमर अब प्रोडक्ट ले उसको ऐसा लगे कि वैल्यू फॉर मनी लगे, ना ज़्यादा सस्ता हो ना ज़्यादा महंगा हो, ठीक है। तो इस तरीके का प्राइसिंग होना चाहिए। थर्ड हमारा आता है प्रमोशन, यानी कि हम किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस तरीके का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, किस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए, ये सारा चीज़ हमारा आता है प्रमोशन के अंदर। एंड फाइनली द फोर्थ P इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने गुड्स को अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक कस्टमर तक प्रोडक्ट किस मेथड से पहुंचेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पहुंचाएगा कस्टमर को या फिर बीच में किसी इंटरमीडियरी की मदद से पहुंचाएगा। तो ये सारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। फोर्थ और हमारा लास्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोल, यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि हमने जो भी स्ट्रैटेजीज बनाए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या वो प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गए हैं कि नहीं। हम यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखेंगे, हमारे प्लान्स जो हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं। इसके अलावा मार्केटिंग कंट्रोल्स, यानी कि हमने कुछ यहाँ पे बेंचमार्क्स रखे हुए हैं, हम कुछ बेंचमार्क्स रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो एक्सपेक्ट किया है, जो हमने काम किया है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे गोल्स, उन दोनों को हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे एफर्ट्स से हमने जो भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो भी किया है, हमने जिस तरीके का मार्केटिंग मिक्स किया है, जिस तरीके की मार्केटिंग में पोजीशन की है अपने प्रोडक्ट की, वो सब हमने जो काम किया है क्या वो हमारे आउटपुट से मैच कर रहा है कि नहीं, क्या उससे हमारा आउटपुट मिलेगा कि नहीं। तो ये सारे बेंचमार्क के साथ हम क्या करते हैं, एक तरीके से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा हम फीडबैक भी देखते हैं। फीडबैक यानी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स ने हमारा नया इनोवेटिव प्रोडक्ट यूज़ किया तो क्या उनको वो प्रोडक्ट पसंद आया, क्या उन कस्टमर्स के नीड को उस प्रोडक्ट ने सेटिस्फाई किया, ये सब हम फीडबैक में देखेंगे। एंड फाइनली वी विल इवैल्यूएट द
परफॉर्मेंस। तो सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चारों स्टेप्स करता है, ये चारों मैंने प्रोसेस के स्टेप बताए आपको, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप थे, और ये चारों के चारों एक ऑर्गेनाइजेशन करता है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो हिट हो और उन्हें क्या मिले, उन्हें अपना गोल्स का अचीवमेंट हो, यानी कि उन्हें फाइनली अपना प्रॉफिट मिले। अब मार्केटिंग के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में जो भी डिसीजन लेगा वो लेगा मार्केटिंग मैनेजर। तो हमारा जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एक डिसीजन मेकर है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके का मार्केटिंग मिक्स चूज़ करना है, वो सारा डिसीजन जो है मार्केटिंग मैनेजर लेगा। मार्केटिंग मैनेजर ये सारा जो डिसीजन है वो एनवायरनमेंट को, उसके जो एनवायरनमेंट कंडीशन हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, एनवायरनमेंट कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए लेगा कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके का है, उसमें कितने सारे प्लेयर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है और उसमें ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि अनकंट्रोलेबल फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन लेना जो है काफ़ी ज़्यादा वो अफेक्ट करता है बिजनेस को, या तो बिजनेस उससे एकदम ही सक्सीड हो जाएगा या फिर वो बिजनेस लॉस में भी चला जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजर का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ डिसीजन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हम इसको 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। इन इंडियन कंटेक्स्ट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 फेसेस, यानी कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तो हम एक एक करके देखते हैं इन फेसेस में क्या हुआ। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें, फर्स्ट फेज़ में जो था इंडिपेंडेंस का दौर चल रहा था, इंडिपेंडेंस का दौर था और सारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो इम्पीरियल गवर्नमेंट, जो उस टाइम हमें रूल करते थे ब्रिटिशर्स, इम्पीरियल गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस करता था। इम्पीरियल गवर्नमेंट सारा का सारा आउटपुट, सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल करता था, और जो हमारे कस्टमर्स थे उस टाइम पे उनके पास परचेजिंग पावर नहीं था। ठीक है, कस्टमर्स के पास इतना परचेजिंग पावर नहीं था कि उन प्रोडक्ट्स को वो खरीद पाए। और मेनली जो ओनरशिप था प्रोडक्ट्स का, ओनरशिप की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा इंपीरियल गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को बनाता था तो वो ओनरशिप भी उन्हीं के पास रहता था। तो हमारा प्रोडक्ट का ओनरशिप भी इंपीरियल गवर्नमेंट के पास रहता था, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ब्रिटिशर्स के ही थे, सारे ब्रिटिशर्स ओन्ड एंटरप्राइज के ही थे, जिसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वो भी उन ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिटिशर्स का ही था। तो यहाँ पे जो है कस्टमर ओरिएंटेशन बिल्कुल भी नहीं था, पूरा का पूरा क्या था, मार्केट सेलर डोमिनेटेड मार्केट था, पूरा का पूरा मार्केट सेलर डोमिनेटेड था, और जो हमारे जो कस्टमर्स थे उनके पास भी कुछ पैसा नहीं था इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, ये आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट ने सब कुछ टेक ओवर किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर्स डोमिनेट करने लगे। पब्लिक सेक्टर्स यानी कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट के सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है, और जो भी प्रोडक्ट्स था वो पब्लिक सेक्टर अब एंटरप्राइजेस अब बनाने लग गए, यानी कि हमारा गवर्नमेंट खुद ही प्रोडक्ट्स को बनाने लग गया, और इन प्रोडक्ट्स का ओनरशिप भी जो था वो पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड ओनरशिप था ऑफ ऑल द लार्ज एंटरप्राइजेस। यहाँ पे अगेन सेलर डोमिनेटेड था, ये जो एरिया था यहाँ पे अगेन सेलर डोमिनेटेड था, और जो कस्टमर्स थे उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थे बिल्कुल भी। ये सेकेंड फेज में चल रहा था। अगर हम थर्ड फेज की बात करें, थर्ड फेज में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर जो है उनका एफिशिएंसी थोड़ा कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हमारा जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे पहले, वो सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस को उसने अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो है हमने ये देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मर्जर्स करने लग गए। मर्जर और एक्विजिशंस जो है वो बढ़ने लग गया, एक दूसरे को मर्जर्स कर रहे थे, टेक ओवर कर रहे थे, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट बन रहे थे, कंसोलिडेशन हो रहा था ऑफ बिजनेस इन द इंडियन मार्केट। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक
बिजनेस में। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स आए, ठीक है, बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स हमारे इंडियन मार्केट में आए। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ, हमने देखा कि टेलीविज़न, केबल, इन सब का भी रेवोल्यूशन इसी के साथ हुआ। टीवी वगैरह हुआ, केबल टीवी नेटवर्क आया, तो इससे क्या हुआ, हमारे टीवी में ऐड आने लग गए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचने लग गया। पहले क्या होता था, कस्टमर को पता ही नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, आधे प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता ही नहीं लगता था। बट जब से ये टीवी आया तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ज़्यादा हो गया और हायर डिमांड होने लगा। यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड जो है वो प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होने लग गया, क्योंकि कस्टमर को पता चलने लग गया कि भाई ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे बैंक्स वगैरह थे, उन्होंने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भी, जो नए नए प्लेयर्स हैं, जो नए नए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सबको नए नए पेमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, यानी कि वो बड़ा बड़ा लोन ले सकते हैं, अपने प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं, और वो लोन को ईजी ईएमआई में, ईजी इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं। इसी के बाद हमने ये देखा कि लोग जो है ज़्यादा स्पेंड करने लग गए। थर्ड फेज़ के अंदर लोग और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने लग गए, और हमारा जो इंडियन मार्केट है, इट चेंज्ड फ्रॉम अ डेवलपिंग मार्केट टू एन इमर्जिंग मार्केट। तो इस तरीके से हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं 3 फेसेस में किस तरीके से चेंजेस आए। फर्स्ट फेज में पूरा इंडिपेंडेंस के टाइम का, जो ब्रिटिशर्स ओन्ड था सब कुछ, ब्रिटिशर के टाइम का सब था। सेकंड फेज में पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट रूल करता था, हमारा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ज़्यादा थे, और सारा का सारा जो प्रोडक्ट ओनरशिप था वो पब्लिक एंटरप्राइज के पास था। थर्ड फेज में क्या हुआ, सारा मार्केट खुल गया, जो बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स है वो भी पार्टिसिपेट करने लग गए, मर्जर्स, एक्विजिशन, ये सब होने लग गया। और क्या हुआ, हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आई कस्टमर में कि ये प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, और परचेजिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लग गए। और इसी तरीके से हमारा जो मार्केट है चेंज फ्रॉम डेवलपिंग मार्केट टू एन इमर्जिंग मार्केट। फाइनल टॉपिक में पहुंच गए हैं। फाइनल टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो मार्केटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने मार्केटिंग का डेफिनेशन ही देखा कि मार्केटिंग जो है वो सब कुछ है। मार्केटिंग इतना ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे मेन एम होता है कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने का, कस्टमर नीड को जानने का सबसे पहले तो, कि कस्टमर की नीड है क्या, उसके बाद उसको सेटिस्फाई करने का बाय प्रोवाइडिंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा ये जो है डायरेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में भी मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि एक कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है प्रोडक्ट इनोवेशन। मार्केटिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है। जैसे जैसे कस्टमर नीड चेंज होता है, हम क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं, नई नई तरीके की प्रोडक्ट लाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लिविंग। यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वो जैसे हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर को। कस्टमर के पास अवेलेबल होता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। इज मेड पॉसिबल बाय एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम। तो ये सबसे क्या होगा, हमारा जो कस्टमर का जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड फाइनली इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको अंडरस्टैंड करने में ये हमारी मदद करता है। सो लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट ऑल वी स्टडीड सो फार। हमने ये देखा कि मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने मार्केटिंग का मीनिंग अंडरस्टैंड किया, मार्केटिंग होता क्या है, और काफ़ी सारे डेफिनेशंस देखे ऑफ द फेमस ऑथर्स। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे वो डिफरेंट पीरियड में, कैसे डिफरेंट टाइम में वो इवॉल्व हुआ, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ। इसके अलावा हमने 5 कॉन्सेप्ट देखे रिलेटेड टू मार्केटिंग, जो कि थे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट थे जो कि इवॉल्व हुए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
फिर हमने नेक्स्ट देखा कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग और मार्केटिंग को एक जैसा माना जाता है बट वो एक जैसा है नहीं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या क्या है हमने वो डिफरेंस सारे देखे। इसके अलावा इंडिया हमारे कंट्री में कैसे कैसे फेसेस में डिफरेंट फेसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन मार्केट जो है वो हमने देखा, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ मार्केटिंग का, और इंडियन मार्केट किस तरीके से उसमें बदलाव आया, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। एंड फाइनली मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में मार्केटिंग का बहुत रोल है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने में भी मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा हाथ है। सो मार्केटिंग शुड ब्रिंग in significant changes that affects the quality of life of everybody in a country like India. So here ends your first chapter of marketing management which was introduction to marketing. पूरा चैप्टर हमने इस एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.